हाँ जी बच्चों, देखिए जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर 2 ग्रुप हैं और 2 ग्रुप के अंदर अलग अलग लॉ के पेपर दिए हुए हैं। हम अगर ग्रुप 2 सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर हैं, जिसमें से 2 पेपर आपके लॉ के हैं और रेस्ट 2 पेपर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। अभी जो मैं आपके सामने आज क्लास डिस्कस करने वाली हूँ वो आपका पेपर है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। क्या नाम है इस पेपर का? सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। वैसे मैं जनरल टेंडेंसी बता देती हूँ, जनरल प्रिसेप्शन बता देती हूँ। ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि ये पेपर बहुत टफ है और ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको इस चीज की श्योरिटी दिलवा सकती हूँ कि ये पेपर बहुत ही आसान है। जिसको एक बार समझ में आ जाता है उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा पेपर ही कोई नहीं है। ग्रुप 2 में स्कोरिंग पेपर है। अगर आप ग्रुप 2 की बात करो तो ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर अगर कोई है तो वो SLCM है। वैसे इसका घर का नाम तो जो है वो SLCM है और बाहर इसे इज्जत से सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट बोलते हैं। तो अब तो हम घर जैसी बातें करेंगे, तो घर का नाम क्या है बेसिकली इसका? SLCM। तो आई थिंक सो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव में कनेक्ट हो चुके हैं, जो बच्चे फेस टू फेस में कनेक्ट हो चुके हैं, उन सभी को मैं ये बात बताना चाहती हूँ। ये बात तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ ही रही होगी कि घर वाला नाम इसका क्या है? SLCM, और बाहर वाला नाम क्या है? सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। आज की क्लास से ही आप ये आइडिया लगा लोगे कितना अच्छा पेपर, कितना इंटरेस्टिंग पेपर ये है। चलिए खैर, अब सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, ये जो पेपर है वो कितने नंबर का है? ये टोटल 100 मार्क्स का है। ओके, ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया। एंटायर पेपर जो डिवाइड किया वो कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों? 2 पेपर में डिवाइड किया, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। इट मींस पार्ट ए और पार्ट बी में इसको डिवाइड किया गया। पार्ट ए की अगर हम बात करें, अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए है हमारा सिक्योरिटीज लॉस एंड पार्ट बी है हमारा कैपिटल मार्केट। आर यू गुड द पॉइंट एवरीबॉडी? सो फर्स्ट पार्ट इज अ सिक्योरिटीज लॉस एंड सेकेंड पार्ट इज अ कैपिटल मार्केट। बच्चों मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, सिक्योरिटीज लॉस जो शब्द है इसमें आप बहुत लेटर ऑन पहुंचोगे। इससे पहले मुझे इस पूरे सब्जेक्ट का बेस बताना पड़ेगा। बेबी को तो बेस पसंद है। इट मींस पहले जो हम पढ़ेंगे पूरा बेस इसका क्लियर करेंगे, उसके बहुत बाद में आके मैं आपको सिक्योरिटीज लॉस के बारे में बताऊंगी। हालांकि आपका सब्जेक्ट की स्टार्टिंग सिक्योरिटीज लॉस से होती है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अभी हमें बड़ा सारा बेस क्लियर करना पड़ेगा। आर यू गुड द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए, इट मींस ये बात तो हमें समझ में आ गई। ये जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट। पहले हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ICSI, क्योंकि आप सबको जो डिग्री देने वाली इंस्टीट्यूट है वो है CS इंस्टीट्यूट, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसकी मैं मेंबर और आप क्या हो? स्टूडेंट हो। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको इस बॉक्स में ये चीज नजर आ रही होगी, इसमें साफ साफ शब्दों में इन्होंने क्या बोला? साफ साफ शब्दों में इन्होंने क्या बोला? टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज। कम ऑन, फिर दोबारा से फोकस करिए। टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज। क्या वर्ड यूज किया है? एक्सपर्ट नॉलेज। इट मीन्स व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट? द इंटेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर। आवर स्टूडेंट बिकम एक्सपर्ट इन securities laws, expert in securities laws. So the word is used here expert. किस किस चीज में? In the legislations, it means laws. In the rules, number 2, number 3 is regulations. यहां पे word legislation word यूज किया, यहां पे word rules word यूज किया और यहां पे word regulations word यूज किया। अब इन तीनों में अंतर आपको समझना होगा। It means security laws के अंदर इन्होंने तीनों चीजें कवर करी है। क्या क्या? लेजिस्लेशंस, इन्होंने इसमें कवर किए रूल्स और इसमें कवर किए रेगुलेशंस। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये एक वचन है या बहुवचन है? मैम ये क्या पढ़ा रही हो आप? हिंदी? ये एक वचन है या बहुवचन है? इट मीन्स लॉ वर्ड यूज किया, लॉज वर्ड यूज किया। लॉज, इट मीन्स सिक्योरिटी से कनेक्टेड लॉज है। लेकिन अभी तो मैम हमें यही नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज। तो अभी जब आपको सिक्योरिटीज नहीं पता तो उसको तो मुझे क्लियर करना ही करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बस यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि ये चाहते हैं कि सिक्योरिटीज लॉज में आपको क्या करना है? एक्सपर्ट करना है। वो एक्सपर्ट कैसे होंगे? आपको लेजिस्लेशंस पढ़ाने हैं, मतलब आपको एक्ट्स पढ़ाने हैं,
आपको रूल्स पढ़ाने और आपको रेगुलेशंस पढ़ाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्ट किसे बोलते हैं। तो आई थिंक सो कुछ बच्चे ऐसे जो ग्रुप 1 में मुझसे पढ़ ही रहे हैं। एक्ट का फिर भी मैं बताना चाहूंगी, जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है, पास किया जाता है, वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। कैसे? दोनों हाउसेस में पास होता है, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्या करने के लिए? एसेंट लेने के लिए, और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देते हैं, दैट कन्वर्ट इनटू एक्ट। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में। इतनी बात समझ में आई? उसी के साथ साथ गवर्निंग एंटिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। नाउ यहां पे कुछ हम बात करेंगे, इन्होंने कहा रेगुलेशंस एंड गवर्निंग एंटिटीज, लेकिन उससे पहले हमने पहले मतलब समझा लेजिस्लेशन का। दूसरा मीनिंग यहाँ पे है रूल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स हियर? रूल्स किसे बोलते हैं? रूल्स क्या होता है? रूल्स किसे कहोगे? रूल्स क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? रूल्स। तो कहीं भी, जैसे कि कंपनी लॉ में भी हमने पढ़ा प्रिस्क्राइब था, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स भी होंगे, वो एक्ट के अंदर ही पावर दे रखी होगी। और नंबर 3 जो सबसे ज्यादा आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, वो है क्या? सारे चैप्टरी रेगुलेशंस के हैं। तो मैम आप सबसे पहले आप ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशंस? नाउ रेगुलेशंस किसे बोलते हैं और रेगुलेशंस क्या होते हैं? तो बेटा रेगुलेशन, रेगुलेट करने के लिए, क्या बोला मैंने? रेगुलेट करने के लिए होते हैं रेगुलेशंस। रेगुलेट करने के लिए क्या होते हैं? रेगुलेशंस। मैम पहले आप ये बताइए, ये जो रेगुलेशन है ये कौन बनाता है? आपने कहा एक्ट तो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, आपने कहा रूल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। नाउ ये रेगुलेशंस मैम कौन बनाता है? ये थोड़ा सा आप हमें बताइए। रेगुलेशंस बनाए जाते हैं रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा? रेगुलेटरी बॉडी। मैम अब रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, उसका नाम बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगी। इस सब्जेक्ट में जो रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज मार्केट को जो रेगुलेट करती है, अभी सिक्योरिटीज मार्केट वर्ड होल्ड करना है क्योंकि ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर इसी पे लगने वाला है, तो हम सिर्फ बेसिक चीजें अभी क्लियर कर रहे हैं। तो मैंने क्या वर्ड उठा ली जरा बताना? मैंने क्या वर्ड उठाया? रेगुलेटरी बॉडी। तो हाँ, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? और मैम क्या बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? आंसर इज यस। अगर रेगुलेटरी बॉडी की हम बात करें तो सेबी, क्या आपने नाम सुना है? सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? ये सुना है आप लोगों के लिए, सुना है। आपने क्लास 11 में कुछ सुना और नहीं सुना, एक शब्द जरूर सुना था, सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ इन्वेस्टर। सुना था? याद है ना? बस ये शब्द हमें मैम ध्यान है, उस समय हमने बस ये याद करा था, सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ इन्वेस्टर। वॉचडॉग ऑफ इन्वेस्टर मतलब ये एक तरीके से डॉग वॉच करता है, किसको? इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए डॉग छोड़ रखा है, डॉग वॉच डॉग करता है। लेकिन आज हम यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे कि सेबी एक्चुअल में क्या है और सेबी क्या रेगुलेशंस बनाती है। कहानी सुनिए पूरी, कहानी सुनिए पूरी, कहानी समझनी होगी। एक्चुअली सेबी की आपको कहानी सुननी होगी। आप सभी बच्चे जानते हो किसी भी राजा का क्या उद्देश्य होता है? कम ऑन बताइए जल्द से। एक्चुअली क्या है कि मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, बीच बीच में मैं स्टोरीज भी यूज करती हूँ। स्टोरीज से बच्चों की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमने उठा लिया, रेगुलेशन से हमने कनेक्ट किया किसको? हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो कौन सी बॉडी है? सेबी। कौन सी बॉडी यार बताना? सेबी। अब सुनो, किसी भी राजा का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी राजा का उद्देश्य क्या होता है? राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? राजा को क्यों चुना जाता है? राजा का चुनाव क्यों होता है? बताइए ना जल्दी से। राजा का चुनाव क्यों होता है? राजा का चुनाव होता है प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा को खुश रखने के लिए, खुशहाल प्रजा हो, ये सुनो, यही ऑब्जेक्टिव होता है राजा को, इसीलिए राजा चुना जाता है। भगवान श्री रामचंद्र भी राजा, मतलब इस तरीके से राजा का चुनाव होता है अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सुनो। अब जब राजा का ये वाला ऑब्जेक्टिव होता है तो क्या सारा काम राजा खुद ही करता है? प्रजा की रक्षा खुद ही करता है, प्रजा में खुद ही घूमता है, खुद ही पता लगाता है? राजा क्या करता है आप मुझे बताइए। सभी बच्चों ने बहुत सारे सीरियल पिक्चर्स देखी होंगी, तो राजा क्या करता है अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए, प्रजा के राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए राजा क्या करता है? कम ऑन बताइए जल्दी से। राजा क्या करता है? राजा अपने मंत्री चुनता है, मंत्री चुनता है, मंत्रियों को काम देता है, मंत्री जाके वो काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी राजा है, और राजा भी राजा अपना वजीर चुनता है, राजा अपने सेक्रेटरी चुनता है, राजा अपने मंत्री चुनता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी भी हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देन नीचे उसमें मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस तरीके से क्या है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि अकेला राजा सारा काम
नहीं कर सकता, तो वो अपने मंत्री से बोलता है ये होना है, अपने मंत्री से बोलता है ये होना है, ये होना है। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या खाली राजा को ही सब नॉलेज होती है? जो मंत्री है उन्हें भी तो नॉलेज होती है, उनसे भी राय ली जाती है। भाई और बहनों, बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रजा की रक्षा करने के लिए, और प्रजा का भी वो वर्ग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से वाला वर्ग? जो पैसा क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए एक बॉडी का गठन किया। फिर दोबारा सुनिए, सेबी ने प्रजा की रक्षा करने के लिए एक बॉडी का गठन किया, कॉन्स्टिट्यूट करी, और उन्होंने कहा सुन साहिबा सुन। किसने बात बोली है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या बोली सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सुन साहिबा सुन, सुन साहिबा सुन। साहिबा किसे बोल रही है? सेबी को। एक बॉडी का गठन किया और उससे क्या क्या कहा बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बोल दीजिए, आवाज आनी चाहिए मुझे। उन्होंने कहा सुन साहिबा सुन, सुन जरा सुन। ओके, सेबी ने कहा यस सर बताइए, कि देख मैं आज तुझे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ओके तेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तुझे क्या करना है? तो साहिबा पूछ रही है, मतलब सेबी पूछ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, राजा मुझे ये बताइए मेरा काम क्या होगा? कि मैं बताऊंगा। तेरा काम होगा प्रजा की रक्षा करना, तेरा काम होगा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, तेरा काम होगा इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, तेरा काम होगा इससे कनेक्टेड जो भी इंसान होगा ना, जो भी इंटरमीडिएट होगी ना, उसको रेगुलेट करना। सेबी बोल रही इतनी सारी जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई ना। क्या क्या जिम्मेदारी दी गई कि मुझको क्या क्या करना है? एक बार रिपीट कर दीजिए राजा, कि ये सुनिए, प्रजा की रक्षा करना, इन्वेस्टर्स की रक्षा करना, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, और उनको अगर नॉलेज ना हो उनको एजुकेट करना, इस मार्केट को स्ट्रांग करना, इससे जुड़े हुए जितने इंटरमीडिएरीज हैं उन सबको रेगुलेट करना। सेबी ने कहा सर 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 सुनिए ना, आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना मेरे पास कोई शस्त्र है, ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना मेरे पास कोई शस्त्र है, तो मैं क्या करूं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तुम घबराओ मत साहिबा, मैं तुम्हें अस्त्र भी दूंगा और मैं तुम्हें शस्त्र भी दूंगा। क्या बात, किसने बोली ये बात बोली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किससे? ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी से बोली, सेबी तू चिंता मत कर, मैं तुझे अस्त्र भी दूंगा और मैं तुझे शस्त्र भी दूंगा। जब तेरा मन करे अस्त्र चला और जब तेरा मन करे शस्त्र चला। शस्त्र इन द फॉर्म ऑफ एटम बम, कि बम उड़ा दोगे? हाँ बिल्कुल। अब अस्त्र का मीनिंग यहाँ पे क्या है? अस्त्र का मीनिंग है कि सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशन। इस लाइन पे फिर से फोकस करना। से अस्त्र का मीनिंग व्हाट? सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशन टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? कम ऑन रिप्लाई। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? It means SEBI having a power to make their own regulations to regulate the securities market. Are you got the point? Okay, now what do you mean by Shastra here? It means SEBI having a power. If any person, if any body, any intermediary contradict the regulations, then in that particular case, SEBI having a power to impose a penalty. To impose a penalty and SEBI having a power to put behind the bars. It means अगर कोई भी उसके रेगुलेशन का उल्लंघन करेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा, शस्त्र चला दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दी जाएगी, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं अब सेबी संतुष्ट है ना, अब सेबी संतुष्ट है ना। एक और बात बताना चाहती हूँ। सेबी ने कहा कि सर आप मुझे एक बात और बता दो, मान के चलिए आपने मुझे जिम्मेदारी इतनी बड़ी दे दी है और जैसे कि मैं जितनी भी मार्केट होगी उसको रेगुलेट करूंगी, तो उस समय पे जगह जगह पे मैं किसी को पनिशमेंट भी दूंगी, मैं किसी के ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज करूंगी, तो उसके लिए हर बात के लिए मुझे आपसे पूछने आना पड़ेगा। भागी सेबी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सर पनिशमेंट दे दूं, सर पेनल्टी लगा दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा आप हमारी तरफ से पूर्ण रूप से आजाद हो, आपको जब सही लगे, आपको जैसा सही लगे, आपको जब अच्छा लगे, आप तब वो काम करना। इट मीन्स नो नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेबी इज एन ऑटोनोमस बॉडी। क्या वर्ड बोला मैंने, जरा बताना। SEBI is an autonomous body, no need to take approval from the central government. जब भी उसे कुछ करना होगा वो अपनी मर्जी से करेगी, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो खुद से चलेगी, बस उसको जिम्मेदारी मिली और वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अपना बेस्ट देके करेगी। आर यू गॉट द पॉइंट? ओके मैम, ये तो हमें समझ में आया कि सेबी इस दुनिया में क्यों आई।
मैम हमें ये भी बात समझ में आई कि सेबी का जन्म क्यों हुआ, मैम ये भी बात हमें समझ में आई कि सेबी का काम क्या है। पर मैम आप ये बता दीजिए, जैसे कि आप इतनी देर से सिक्योरिटीज लॉज कर रही हो, आप ये सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि सिक्योरिटी तक लाने के लिए मुझे आपका बेस क्लियर करना है। और आप सभी बच्चों को मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई होने वाला है तो वो यही होने वाला है, क्योंकि इतना आसान ये पेपर है, इतना आसान ये पेपर है, और इतने सिंपल क्वेश्चन इससे आते हैं कि एक बार बच्चे की अगर ट्यूनिंग सेट हो गई ना, आप भी जानते हो कि अगर आपको कोई चीज समझ में आती है तो कितनी भी देर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर समझ नहीं आए, क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो बहुत टफ लगता है, ये सोच नो। तो ये पेपर आपका बहुत आसान होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, हमने यहाँ पे एक चीज तो, एक कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर लिया कि सेबी पिक्चर में क्यों आई और सेबी का काम क्या है। तो सेबी का काम है रेगुलेशंस बनाना। क्या काम है? ठीक है। और रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? इन्वेस्टर्स को। अगला मुद्दा मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूं कि सेबी को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई और क्यों इन्वेस्टर्स को। देखिए आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, you are doing a professional course and you know very well the word is used here expert knowledge. So it means you have expertise in this field, you become expert. After some time, 2.5 years, you become a company secretary and appointed as a compliance officer in a listed company. So आपसे expectations बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि आपकी भी तो इस कोर्स को लेके बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन है। आपकी एक्सपेक्टेशन नंबर 1 मेरी नौकरी लगे, आपकी एक्सपेक्टेशन नंबर 2 मेरी 60 से 70 हजार शुरुआत हो, आपकी एक्सपेक्टेशन नंबर 3 मुझे एक अच्छी लाइफ मिले। ये कोर्स आपको सब कुछ देगा, ये कोर्स आपको सब कुछ देगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब सुनिए मेरी बात, यहां पे मुद्दा ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है कि सेबी क्यों चाहती है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। आपके पास कोई जवाब? आप इन्वेस्टर, देखो आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, एक नॉर्मल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में यही अंतर होता है कि जब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो हमें ये भी पता होता है हम क्या कर रहे हैं और हमें ये भी पता होता है हम क्यों कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल बीमारी में आप नॉर्मल डॉक्टर के पास चला जाइए, वो आपको 5 टैबलेट देगा, लाल हरी नीली पीली, कोई सी फिट तो बैठे ही, लेकिन आप उससे पूछोगे मुझे क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ, तू 5 गोली खा फिट हो जाएगा, और उसमें से कोई ना कोई एक फिट हो जाती है। लेकिन आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको 1 या 2 टैबलेट देगा। उसका लॉजिक क्या होता है? 1 या 2 टैबलेट क्यों दे रहा है? क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर को ये भी पता है कि आपको क्या हुआ है, उसको ये भी पता है आपको क्यों हुआ है। बट नॉर्मल डॉक्टर ने अंदाजे से लाल हरी नीली पीली 4 गोली दे दी, कोई तो फिट करेगी ना। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक एंड अ प्रोफेशनल कोर्स। सो आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको ये भी पता है ये क्या है और आपको ये भी पता है ये क्यों है, तो क्यों का जवाब भी आपको जानना होगा। तो मैंने आपके सामने क्यों रख दिया, मैंने कहा ये बता दीजिए आप जल्दी से कि सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट क्यों करवा रही है। मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ, बेसब्री से इंतजार। सारे बच्चों को खुला चैलेंज, क्यों चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हो, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन हो, क्यों चाहते हैं हम इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हो? बताइए, सोच समझ के, सोच के, दिमाग लगा के बता दीजिए, जो भी आपके पास दिमाग का इस्तेमाल करिए और मुझे जरा बताइए। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके पीछे भी मैं ऐसे आपको सीधे जवाब नहीं दूंगी, ठीक है? आप सुनिए मेरी बात। मान के चलिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, सच मत समझना, है नहीं 10 लाख रुपए, आप सच मत समझना। मान के चलिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है? मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अब मैं उन 10 लाख रुपए, मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए, बच्चों से फीस ली, फिर उसमें से बड़ी मेहनत करी, 4 महीने पढ़ाया, फिर बस कुल 10 लाख रुपए बचे, वो ही सच मत समझना। अब वो 10 लाख रुपए मैं सुबह ही गिनती हूँ और शाम तक फिर दोबारा गिनती हूँ, दोपहर को फिर गिनती हूँ, फिर रख देती हूँ। मैंने कहा ये 10 लाख रुपए में क्या करूँ, क्या करूँ? अब मेरे पास क्या आइडिया है, किसी को पैसे की जरूरत है, मैं जा रही हूँ, मैं लेके अपनी गाड़ी निकल गई और गाड़ी का हॉर्न बजा बजा के सबसे पूछूं पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो कोई भी बोल देगा हाँ जरूरत है, दो लाओ। पैसे के लिए कौन मना करेगा? मैं अगर किसी को भी अपने पैसे दे दूं और उससे बोलूं पैसे तो दे दो लेकिन इसके बदले मुझे रिटर्न दे देना, क्या वो इजीली दे देगा? क्योंकि कुछ भी रेगुलेट है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं मेरा। चलो छोड़ो, मैं दूसरा तरीका है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपने घर में मैंने गड्ढा खोदा, गड्ढे में एक बॉक्स रखा, उसमें पैसे रख दिए और जमा कर लिए। सबसे सेफ है वो, सेफ है ना, चोर को भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि गड्ढे में दाब रखी, उसके ऊपर खुद ही बैठ जाओ। लो, चोर कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलाएगा? चोर को भी नहीं पता चलेगा, गवर्नमेंट को भी नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए नुकसान क्या है? मान के चलिए हमने अपना गड्ढा खोदा और गड्ढे में पैसे दबा दिए, तो उसका नुकसान क्या है?
बताइए ना, लॉजिक बताइए। हाँ, 10 लाख रुपए हमने गड्ढा नीचे करके एक उसमें पैसे दबा दिए, उसका नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है उसका? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो 10 के 10 ही रहेंगे। वो 11 कैसे होंगे? ऐसे थोड़ी ना 10 लाख रुपए की जगह 11 निकलेंगे, वो 10 ही रहेंगे, चाहे मैं 2 साल बाद लूँ या 10 साल बाद लूँ, लेकिन रुपए कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। इट मीन्स सेफ्टी तो है लेकिन रिटर्न नहीं है। अब हम ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं। दूसरा मैंने एक और तरीका बताया था, मैं गाड़ी लेके निकल गया और मैं सबसे पूछूं पैसे की जरूरत है, आपका क्या नाम है? लोकेश। मैंने लोकेश पैसे की जरूरत है? मैंने कहा हाँ मैम जरूरत है, दे दो, आज ही दे दो, आज सारी दिल्ली घूम देंगे, 10 लाख रुपए एंजॉय करके शाम को फ्री दे देंगे, खाते कमाते सीएस बनने के बाद आपके पैसे वापस कर देंगे, 10 की जगह 20 कर देंगे, बने तो दे देंगे, नहीं बने तो नहीं। सही। इट मीन्स आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको दे तो दी, रिटर्न तो मुझे दुगनी मिल रही है, बट सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी तो कुछ नहीं है, आज ही आ जाए नहीं तो गाजियाबाद है, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, तो हम मतलब कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। दो सेक्टर हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, एक होता है बिजनेस सेक्टर और एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर। कितने सेक्टर होते हैं जल्दी बताइए फटाफट से, कम ऑन रिप्लाई मी फास्ट। कितने? 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जिसके पास एक्सेस फंड है, क्या है उसके पास, और बिजनेस सेक्टर वो सेक्टर है जिसको पैसे की जरूरत है। यस और नो? कम ऑन रिप्लाई। कितने सेक्टर होते हैं? 2। वन इज अ हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड वन इज अ सो हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जिसके पास सेविंग है, जिसके पास सेविंग है, और बिजनेस सेक्टर वो सेक्टर है जिसके पास पैसे की जरूरत है। यस और नो? अब मान के चलिए मैंने अपना पैसा किसी बिजनेस सेक्टर को दिया, अपनी हार्डकोर मनी किसी बिजनेस सेक्टर को दी। अब बिजनेस वाले ने उससे पैसे से बिजनेस करा, लेकिन मेरा पैसा लेके वो भाग सकता है, मेरे साथ चीटिंग हो सकती है, मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो पक्की है कि मेरा पैसा बिजनेस में लगेगा, और लगेगा तो मुझे रिटर्न मिलेगी। यस और नो? लेकिन मुझे किस चीज की आवश्यकता है? मैंने हार्डकोर मनी अपनी बचाई है और मैं अपने पैसे को किसके हाथ में देने जा रही हूं? बिजनेस सेक्टर के। तो बिजनेस सेक्टर जो मेरा पैसा लेगी, मेरे पास क्या चांसेस है सिक्योरिटी के? क्या चांसेस है सिक्योरिटी के? इस चीज की सिक्योरिटी हमें सरकार देगी। सरकार से हमने कहा हम बिजनेस सेक्टर को पैसा देंगे, लेकिन आप ये बताइए कल को हमारे पैसे पे रिटर्न मिलनी चाहिए, कल को हम ये जो पैसा दे रहे हैं वो हमारे पास वापस आना चाहिए, और सूद समेत आना चाहिए, रिटर्न समेत आना चाहिए। इस चीज की गारंटी कौन देगा? गवर्नमेंट ने कहा हम देंगे। हम, तुम बेफिक्र होकर बिजनेस सेक्टर को पैसा दो, इसकी रिटर्न की गारंटी हम देते हैं। किसी तरीके की दिक्कत करेगा हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये काम है सेबी का। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूं, ये काम है सेबी का कि बिजनेस सेक्टर जो जिसको पैसा इन्वेस्टर दे रहा है उससे पैसा निकलवाना, उससे पैसा रिटर्न लेना, ये काम किसका है? सेबी का। अब ये तो मैंने ओवरव्यू आपको दिया, अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, और डीप में और डिटेल में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल में हम जाएं तो आप मुझे एक और बात बताइए कि ये जो बिजनेस सेक्टर है, जिसे हम बिजनेस सेक्टर की बात कर रहे हैं, और एक जो हाउस होल्ड सेक्टर है, अगर मान के चलिए बिजनेस सेक्टर को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या वो बिजनेस कर पाएगा? और जब वो बिजनेस नहीं कर पाएगा तो क्या हमारी कंट्री ग्रो हो पाएगी? क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा? क्या लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ पाएगा? क्या हमारा देश तरक्की करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए चाहती है कि बिजनेस सेक्टर ग्रो हो। अगर इन्वेस्टर को अपनी रिटर्न नहीं मिलेगी, अगर इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा, अगर इन्वेस्टर को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, वो अपनी हार्डकोर मनी बिजनेस सेक्टर को भाई और बहनों नहीं देगी। और वो अपनी हार्डकोर मनी अगर बिजनेस सेक्टर को नहीं देगी तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, हमारे देश की जीडीपी नहीं बनेगी। आर यू गॉट द पॉइंट? सो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि देश की तरक्की हो, देश की उन्नति हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। तो इसीलिए आप मुझे एक बात बताइए, जो बिजनेस सेक्टर है, जो बिजनेस सेक्टर है उसके ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए? कम ऑन बताइए जल्दी से। जो बिजनेस सेक्टर है उसका कंट्रोल किसका होना चाहिए? इनडायरेक्टली देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको दे दी है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको दे दी है? सेबी को दे दिया है। इट मींस सेबी इज एन ऑटोनोमस बॉडी टू रेगुलेट द बिजनेस सेक्टर। यस और नो? लेकिन मुद्दा ये उठता है भाई और बहनों, ये जो बिजनेस सेक्टर है, ये जो बिजनेस है, जिसने आज की क्लास तसल्ली से सुन ली ना,
जिसने आज की क्लास ढंग से पढ़ ली ना, उसको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज टुडे इज द बेसिक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। जो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसी किताब में नहीं लिखी हुई, किसी स्टडी मटेरियल में नहीं लिखी हुई, ये सारी चीजें, ये इसी चीज के तो पैसे, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे हैं। तो इट मीन सिंपल सी बात मैं ये बता रही हूँ, जिसने पूरी क्लास, अगर कोई देख रहा है तो पूरी देखना, आधी अधूरी देखेगा तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। एक एक चीज मैं कनेक्ट कर रही हूँ, एक एक चीज अभी देखना 2 मिनट बाद, आपको कितना मजा और आज ज्यादा आएगा। इट मीन्स हमने कहा कि बिजनेस सेक्टर को फिर कौन कंट्रोल करेगा, जल्दी जल्दी बताओ, रिप्लाई करो। बिजनेस सेक्टर को कौन कंट्रोल करेगा? सेबी। आर यू गॉट द पॉइंट? सेबी का काम, जिम्मेदारी सौंप दी। अब यहां पे हम बात करते हैं कि बिजनेस किस फॉर्म में किया जाता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस आप सभी बच्चों को एक पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगी ग्रुप 1 के अंदर, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में। कहां पढ़ाऊंगी? ग्रुप 1 में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में आपको एक फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस में, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ाऊंगी। और इवन आपने क्लास 11th में भी जरूर पढ़ा होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, शायद अगर आपने 11वीं पास करी है तो। कोई ऐसा बच्चा जो 11वीं फेल सीधा 12वीं करे? ऐसा कोई नहीं है, सबने पास करी है। तो बिजनेस स्टडीज के अंदर आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा, और यहाँ पे मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ा सकती क्योंकि उसका वो अलग ही पोर्शन है, तो मैं आपको बता देती हूँ। द बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंपनी, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंपनी। गॉट द पॉइंट? अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है मैम, जैसे आपने कहा कि बिजनेस सेक्टर में सबसे अच्छा तरीका जो है, बेस्ट तरीका जो है वो कंपनी है, ये बात हमें मैम समझ में आ गई। बट ये जो कंपनी की बात आपने बताई है, तो ये जो कंपनी है, एक तो कंपनी बनाने के लिए कानून की जरूरत होगी, यस और नो, कम ऑन रिप्लाई जल्दी जल्दी। कंपनी को बनाने के लिए रेगुलेशंस की जरूरत है, कानून की जरूरत है, वो हमें पढ़ना है कंपनी लॉ में। वो हमें कहाँ पढ़ना है? बिजनेस किस तरीके से सेट होता है, बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस कैसे बनता है, वो सारी की सारी बातें। पैसे कमाओगे तो उसके ऊपर टैक्सेशन देना पड़ेगा, कंपनी चलाओगे तो केस भी फाइल करना पड़ेगा, कंपनी चलेगी तो कोई क्राइम भी होगा, कंपनी चलेगी तो प्रॉपर्टी परचेज करोगे। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन द ग्रुप 1। सो मैम ग्रुप 2 में क्या है? अरे बेटा ग्रुप 2 में पैसे इकट्ठे करने का जुगाड़ है। ग्रुप 2 में क्या है? जुगाड़ है। पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं आप जानते हो, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम कैसे चलता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे से ही चलता है। तो बिजनेस भी कैसे चलेगा? बिजनेस भी कैसे चलेगा? जल्दी बताइए, बिजनेस भी कैसे चलेगा? पैसे से चलेगा। सो बिजनेस सेक्टर को किस चीज की जरूरत है? पैसे। अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। तो पैसे की उसे जरूरत है। अब पैसा किसके पास है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ, पैसा किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो पैसा देना चाहता है, किसको? बिजनेस सेक्टर को। तो अब वो क्या करे? हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? अपनी साइकिल उठाई, गली मोहल्ले में घूमी, बिजनेस सेक्टर है क्या? बिजनेस सेक्टर को पैसे की जरूरत है क्या? क्या कोई पैसा लेना चाहता है? क्या ये सही तरीका है? नहीं ना। अब अगली चीज जो मैं बताने जा रही हूं बहुत मजेदार है। आपको सामान की जरूरत है बेटा, आपको सामान की जरूरत है। सपोज करो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको कपड़े की जरूरत है, आपको नई जीन्स की जरूरत है। आप कहां जाओगे? जल्दी बताओ मुझे। आपको नई जीन्स परचेज करनी है, आप किधर जाओगे? मार्केट जाओगे? सो नो? ओहो, मार्केट कौन सी जगह होती है रे? मार्केट किसे बोलते हैं रे? मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट में जहां सुंदर सुंदर दुकानें, सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां, लेडीज जेंट्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उसे मार्केट बोलते हैं। मार्केट किससे क्या मतलब है मार्केट का? हाँ, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बोथ आर मीट टुगेदर। सिंपल सी बात है। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एकत्रित होते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से आवाज नहीं आई, क्या बोलते हैं? ओके, तो इधर हमें किस चीज की जरूरत है? मैं बन जाती हूं बिजनेस सेक्टर, आप हो हाउस होल्ड सेक्टर। चलो चलते हैं, चलो चले चले चले। कहां चले? डिस्को? ना ना ना, कहां जाएंगे? जल्दी बताओ। आप लोग क्या हो? हाउस होल्ड सेक्टर। मैं क्या हूं? बिजनेस सेक्टर। आपके पास क्या है? फंड्स हैं, मेरे को पैसे की जरूरत है। इट मीन्स आप क्या हो गए? एक तरीके से आप हो सेलर और मैं हूं बायर, है ना? इट मीन्स एक तरीके से मुझे खरीदना, एक तरीके से मुझे पैसे की जरूरत है। बेसिकली मुझे पैसे की जरूरत है और आपके पास एक्स्ट्रा फंड है। तो आप उस पैसे को, आप और मैं दोनों कहां मिलेंगे? एक मार्केट में। पैसे को मैं फाइनेंस बोल सकती हूँ।
तो जहां फाइनेंस मिलता है वो मार्केट का नाम बता दो तेजी से। फाइनेंशियल मार्केट, सही पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो। इट मींस हमें कहां जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा बच्चों, कहां जाना पड़ेगा? आवाज नहीं आई, जोर से बताइए, कहां जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? अभी भी आवाज नहीं आई, कहां जाना पड़ेगा? ओ मार्केट का मतलब क्या रे? मार्केट का मतलब वेयर बोथ बायर एंड सेलर बोथ आर मेट टुगेदर, जहां पे दोनों लोग मिलते हैं। तो उधर कौन कौन मिलेगा रे? उधर कौन कौन मिलेगा, जल्दी बताइए, उधर कौन कौन मिलेगा? उधर हाउस होल्ड भी मिलेगा और बिजनेस सेक्टर भी मिलेगा। ओके, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले जा रही हूं, पेपर को बिल्कुल आसान कर देती हूं। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मार्केट जाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात मुझे बताइए, जब हम मार्केट की बात करते हैं, जैसे अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, मान के चलिए इनका एक रेस्टोरेंट चलता है, ठीक है, और इनका रेस्टोरेंट में आलू की खपत है। आलू, आलू मतलब समझते हो, पोटैटो। ओके, अब इनका एक रेस्टोरेंट चलता है पोटैटो का, आलू का एक रेस्टोरेंट चलता है, और इनको 1 किलो आलू की जरूरत है। किधर जाएंगे रे, जल्दी बताइए? बस 1 ही किलो के आलू की जरूरत है। अगर इनका रेस्टोरेंट भी चलता है, लेकिन अभी इन्हें फिलहाल 1 किलो आलू की जरूरत है घर के कंजम्पशन के लिए। रेस्टोरेंट की हम बाद में बात करेंगे। 1 किलो आलू की जरूरत है, किधर जाएंगे? मार्केट नहीं जाएंगे, ऊपर से टोकरे नीचे डाल देंगे। नीचे जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जो गली में घूम रहे होंगे, गली में आ रहे होंगे, उन्हीं से हम आलू खरीद लेंगे। यस और नो? लेकिन अगर आपको 1 ट्रक आलू की जरूरत है तो कहां जाओगे? तो फिर हम कहां जाएंगे? जहां पे वेयर हाउस है, जहां कोल्ड स्टोरेज है, किसान के पास जाएंगे या होलसेलर के पास जाएंगे, बड़ी मार्केट में जाएंगे ना। इसी तरीके से अब मैं बिजनेस सेक्टर हूं, मैं कौन सा सेक्टर, जल्दी बताइए? बिजनेस सेक्टर। मुझे किधर जाना है, जल्दी जल्दी बताइए, मुझे किधर जाना है? मार्केट में। कौन सी मार्केट में जाऊं, कौन सी मार्केट में जाऊं? मैं बिजनेस सेक्टर हूं, मैं कौन सी मार्केट में जाऊं? आप मुझे जवाब दोगे, 1 मिनट रुकिए। मुझे एक नई जगह परचेज करनी है, तो उसका पैसा मैं कितने दिनों में वापस कर पाऊंगी? काफी ज्यादा टाइम में। तो इट मींस कौन सी मार्केट में जाऊं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? यस, करेक्ट, सही पकड़े हो, लॉन्ग टर्म मार्केट जाऊंगी। ओके, मुझे अभी शॉर्ट टर्म की जरूरत है, मतलब ऐसी कोई 1 महीने के पैसे के लिए जरूरत है, तो मैं कौन सी मार्केट जाऊं? इट मींस मार्केट भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना। मैं क्या कम ऑन बताइए, मैं बिजनेस सेक्टर, मैं बिजनेस, मैं कंपनी, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मुझे किधर जाना है? मार्केट जाना है। बट मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी मार्केट जाना है। इट मींस मार्केट भी 2 तरीके की हो सकती है, कौन सी? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसको बोलते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब इधर आइए, अब इधर आइए। अब हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा हम समझेंगे। बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब हम समझेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब हम सारी चीजें और अच्छे से करेंगे।